नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर के आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत की चैप्टर 3 अलस कथा पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि अच्छे खासे प्रश्न आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, आपको एक सूचना दे दें कि हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उन दोनों वीडियो का लिंक दे रखा है, आप उसे अवश्य देख लें। चलिए, फिलहाल आज जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उस कार्य को प्रारंभ करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है पुरुष परीक्षा, ऑप्शन बी है विदुर नीति, ऑप्शन सी है नीति श्लोका और ऑप्शन डी है महाभारत। देखिए, अलस कथा पाठ जो है ना वो पुरुष परीक्षा नामक नीति कथा ग्रंथ से लिया गया है, जो कि विद्यापति के द्वारा रचित है। तो आपका ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है कि अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? यानी कि कोई चैप्टर जो होता है उसकी मूल बातें क्या होती हैं? क्या इस चैप्टर में पदात्मक कुछ श्लोक लिए गए हैं कि किसी चीज़ के बारे में व्यंग्य किया गया है, बुराइयां की गई हैं, या रसात्मक है या कथात्मक है? तो देखिए, अगर मुख्य रूप से बात किया जाए ना तो अलस कथा पाठ जो है वह व्यंग्यात्मक भी है और कथात्मक भी है। लेकिन चैप्टर के अनुसार इसमें अलस कथा पाठ में आलस्य नामक दोष पर व्यंग्य किया गया है, उसकी बुराई की गई है। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तीसरा नंबर प्रश्न है कि अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? यानी कि अलस कथा पाठ जो आप लोग पढ़े हैं उस अलस कथा पाठ में किस दोष के बारे में बताया गया है? क्या आलस्य के बारे में, चतुराई के बारे में, अंधविश्वास के बारे में, या इनमें से कोई नहीं? तो अलस कथा पाठ में आलस्य नामक दोष के बारे में बताया गया है। 4 नंबर प्रश्न है कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन हैं? अगर पुरुष परीक्षा से ही अलस कथा पाठ को लिया गया है, पुरुष परीक्षा नामक नीति कथा ग्रंथ से, तो पुरुष परीक्षा नामक नीति कथा ग्रंथ या अलस कथा पाठ के लेखक कौन हुए? क्या महर्षि वाल्मीकि, महर्षि तुलसीदास, वीरेश्वर और विद्यापति? तो अलस कथा पाठ के जो लेखक हैं ना वह विद्यापति हैं और यही पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ के भी लेखक हैं। और पुरुष परीक्षा नामक जो नीति कथा ग्रंथ है ना वह संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है कि पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ के लेखक कौन है? ठीक है, पुरुष परीक्षा हो गया या आपसे पूछ दे अलस कथा पाठ हो गया, इन दोनों के लेखक पूछ दिया जाए तो किसको आप लोग टिक कीजिएगा? विद्यापति को आप लोग टिक कीजिएगा। और विद्यापति एक मैथिली कवि हैं, मिथिला कवि हैं, जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। आइए 6 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? क्या मित्र मानते हैं कि आलस्य तुम हमारे मित्र हो, तुम आते हो तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ? साथी मानते हैं कि ये आलस्य आओ हम कहीं घूमने चलते हैं? शत्रु मानते हैं कि ये आलस्य तुम मत आओ, हमारे नज़दीक मत आओ नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा? या अपना भाई मानते हैं? तो जो नीतिकार है ना वह आलस्य को अपना क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं, क्योंकि अगर आलस्य आपके अंदर आ जाती है तो आप किसी भी काम को अच्छी तरीके से संपन्न कर सकते नहीं हैं। 7 नंबर प्रश्न कि मिथिला के मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है वाल्मीकि, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है वीरेश्वर और ऑप्शन डी है विद्यापति। तो देखिए, मिथिला के मंत्री पर ही विद्यापति नाम के जो लेखक हैं, नीति कथा ग्रंथकार हैं, वह इन्हीं के बारे में संपूर्ण विवरणी देते हैं कि कैसे यह आलसियों की मदद करते हैं, संकटग्रस्तों की मदद करते हैं। लेकिन कुछ लोगों में आलस्य नामक दोष आ जाने के कारण वह उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो मिथिला के मंत्री जो है ना स्वभाव से बहुत ही अच्छे हैं और नाम है उनका क्या जी? वीरेश्वर। ठीक है,
8 नंबर प्रश्न है कि वीरेश्वर स्वभाव से कैसे थे? ऑप्शन ए लालची और बेईमान थे, बिल्कुल नहीं भैया। कारुणिक और दयावान थे। ऑप्शन सी है भोले और नासमझ थे। या ऑप्शन डी सुंदर और सजग थे। तो वीरेश्वर जो थे ना वह स्वभाव से कारुणिक थे और दयावान थे। ठीक है, चलिए। दानशील थे, यानी कि दान भी देना वह पसंद करते थे। 9 नंबर प्रश्न है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अभी आपको बताए साथियों कि जो पुरुष परीक्षा नामक नीति कथा ग्रंथ यानी कि अलस कथा पाठ के जो लेखक है ना, उनको हम लोग मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं। और ये तो वीरेश्वर के बारे में आप लोग जान लिए कि यह एक मंत्री हैं, लेकिन विद्यापति क्या है जी, मैथिल कोकिल के नाम से इनको भी जाना जाता है। तो आप इस प्रश्न को अवश्य याद रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? यानी किसी का ऐसा नहीं बोला जाता है कि किसी के पेट में चूहे कूद रहे हैं, उसको आवश्यकता से अत्यधिक भूख लग गई है, फिर भी वह कोई काम करना नहीं चाहता। ऐसा किसे बोलते हैं? क्या आलसी को बोलते हैं, निर्बल को, सचरित्र को, या निर्धन को? तो ऐसा आलसी लोग ही होते हैं जो भीषण भूख लगने पर भी कुछ भी नहीं कर सकते। 11 नंबर प्रश्न है कि वीरेश्वर नाम के मंत्री कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी मिथिला में, ऑप्शन सी जनकपुर में, या ऑप्शन डी अयोध्या में। तो वीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे ना, वह कहाँ पे रहा करते थे भैया? वह मिथिला में रहा करते थे, इसलिए आपका ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न है कि आलसियों को अन्न और वस्त्र कौन देता था? तो अभी बताए कि मिथिला के एक मंत्री रहा करते थे वीरेश्वर, जो दयावान थे, कारुणिक थे, दानशील थे। वही क्या दिया करते होंगे? आलसियों को अन्न और वस्त्र दिया करते होंगे। तो वाल्मीकि तो नहीं होंगे, तुलसीदास भी नहीं होंगे और विद्यापति भी नहीं होंगे। आपके ऑप्शन सी वीरेश्वर सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए साथियों, आशा करता हूँ आप सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ करके याद कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? जो मुख्य रूप से आलसी थे, वैसे तो बहुत सारे ढोंग रचा करके आलसी बन करके वहाँ पर तो आए ही थे, लेकिन वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, या ऑप्शन डी है 4। तो देखिए वास्तविक आलसियों की बात की जाए ना, तो वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4। और चारों ने जो तर्क दिया था वह भी आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि अलस कथा पाठ के अनुसार जो प्रथम आलसी था यह बोल रहा है कि अरे यह कैसा शोरगुल हो रहा है। दूसरा बोलता है कि लगता है कि घर में आग लगी है। और तीसरा बोलता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम पे भींगा हुआ कंबल डाल दे। और चौथा कि अरे बचा लो, कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तो ये 4 आलसियों के संवाद थे जो आपकी परीक्षा में सब्जेक्टिव रूप में भी पूछे जाते हैं और कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? ऑप्शन ए अधर्म, ऑप्शन बी पाप, ऑप्शन सी आलस, और ऑप्शन डी निंद्रा। तो अलस कथा पाठ में जो है ना वह आलस नामक दोष का वर्णन है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि अलसशाला में आग क्यों लगाया गया? अलसशाला में आग क्यों लगाया गया? ऑप्शन ए आलसियों को भगाने के लिए, ऑप्शन बी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, ऑप्शन सी अलसशाला की संपत्ति हड़पने के लिए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अलसशाला में आग इसलिए लगाया गया ताकि आलसियों की परीक्षा ली जा सके कि कौन व्यक्ति आलसी है और कौन व्यक्ति आलसी नहीं है। ठीक है, इसके अच्छे परिणाम भी आए साथियों कि जब अलसशाला में आग लगाया गया तो जितने भी धूर्त व्यक्ति थे जो बनावटी आलस्य बना करके उस अलसशाला में रह रहे थे, वे सभी भाग गए और अंत में मुख्य रूप से 4 आलसी ही बच गए। चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि दुखी लोगों में प्रथम स्थान किसका होता है? ऑप्शन ए आलसियों का, ऑप्शन बी कर्मठों का, ऑप्शन सी
पागलों का, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखिए, दुखी लोगों में प्रथम स्थान जो होता है ना, आलसियों का होता है। चूंकि यह भूख से भी एकदम पीड़ित रहेंगे, एकदम इनका पेट दर्द कर रहा होगा, फिर भी यह कुछ काम करके भोजन करना पसंद नहीं करेंगे, यानी उठ करके भी भोजन को खाना भी पसंद यह नहीं करेंगे। तो इस तरह दुखी लोगों में प्रथम स्थान किसका होता है जी? आलसियों का होता है। 17 नंबर प्रश्न है कि पेट की ज्वाला को कौन सह लेते हैं? तो पेट की ज्वाला को आलसी ही सह लेते हैं, क्योंकि यह कोई भी काम करना चाहते नहीं हैं। 18 नंबर प्रश्न, कौन आलस्य का ढोंग रचकर भोजन ग्रहण कर रहे थे? ऑप्शन ए भिखारी, ऑप्शन सी बी मूर्ख, ऑप्शन सी तोंद बढ़े लोग, या ऑप्शन डी पागल। तो देखिए, आलस्य का जो ढोंग रच करके भोजन ग्रहण कर रहे थे ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तोंद बढ़े लोग बोलते हैं। उनको धूर्त भी इस चैप्टर में पुकारा गया है। तो आपका ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। आइए अब 19 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आलसियों के सुख को देखकर कौन बनावटी आलस्य बनाकर के भोजन ग्रहण करने लगे? साथ ही यहाँ पे गृह नहीं, ग्रहण होगा। कि आलसियों के सुख को देखकर कौन बनावटी आलस्य बनाकर के भोजन ग्रहण करने लगे? ऑप्शन ए धूर्त, ऑप्शन बी आलसी, ऑप्शन सी ऑप्शन बी मूर्ख, ऑप्शन सी आलसी, और ऑप्शन डी है पागल। तो आलसियों के सुख को देख करके जो बनावटी आलस्य बना करके आए थे ना, उन्हें चैप्टर में कुछ नामों से पुकारा गया, जैसे कि तोंद बढ़े लोग और धूर्त के नाम से भी पुकारा गया। तो इसमें आपका ऑप्शन ए धूर्त सही उत्तर हो जाएगा। चूंकि यह आलसी यहाँ पे इसलिए नहीं होगा, क्योंकि यह अलग सला में भोजन की व्यवस्था, रहने खाने की व्यवस्था आलसियों के लिए ही की गई थी। 20 नंबर प्रश्न है कि आलसियों के जांच के लिए नियोगी पुरुषों ने क्या किया? यानी कि जो वहाँ के कर्मचारी थे, उनको नियोगी पुरुष के नाम से भी जाना गया है, और उनको राज पुरुष भी कहीं कहीं संबोधित किया जाता है। तो आलसियों के जांच के लिए नियोगी पुरुषों ने क्या किया कि अलसला में पानी फेंक दिया? नहीं। अलसला में राख फेंक दिया? नहीं। सभी आलसियों को पीटा गया? बिल्कुल नहीं। अलसला में क्या लगा दिया गया? आग लगा दिया गया। और आलसियों का यह पहचान है कि वह भूख से भी ग्रसित हों, कुछ भी हो जाए, वहाँ से हिलेंगे डुलेंगे नहीं। लेकिन जो भी बनावटी आलस्य बना करके आया है, उसे तो अपनी जान का खतरा है ही कि हम मर जाएंगे। तो वह आग आग कह करके क्या होने लगे जी? भागने लगे। तो इसलिए ऑप्शन सी अलसला में क्या कर दिया गया? आग लगा दिया गया। 21 नंबर प्रश्न है कि अलसला में आग लगने पर कौन भाग गया? जब अलसला में वहाँ के कर्मचारियों, वहाँ के नियोगी पुरुषों के द्वारा आग लगाया गया, तो वहाँ से कौन भाग गया? ऑप्शन ए धूर्त, ऑप्शन बी मूर्ख, ऑप्शन सी आलसी, ऑप्शन डी पागल। तो कौन भाग गए भैया? धूर्त जितने भी आलसी थे, जो बनावटी आलस्य बना करके वहाँ पे रह रहे थे, वे सभी क्या हो गए जी? भाग गए। 22 नंबर प्रश्न कि अलसतला में आग लगने पर भी कितने आलसी नहीं भागे? और वह साथियों, जितने आलसी नहीं भागे होंगे ना, वही मुख्य रूप से आलसी होंगे, यानी वास्तविक आलसी होंगे। तो क्या एक, दो, तीन, चार? तो चार आलसी नहीं भागे। 23 नंबर प्रश्न है कि अलसतला में आग लगने पर भी चारों आलसी क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? ऑप्शन ए सोए थे, ऑप्शन बी बात कर रहे थे, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वह सो करके आपस में वह चारों क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे कि अरे यह कैसा शोरगुल हो रहा है। फिर कोई बोल रहा है कि कोई लगता है कि घर में आग लगी है। फिर कोई बोल रहा है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम पे भींगा हुआ कंबल डाल दे। और चौथा फिर बोलता है कि अरे बचा लो, कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तो सो करके वह बात कर रहे थे। तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे कि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरे ये कैसा शोरगुल हो रहा है, यह किसने कहा? प्रथम आलसी, द्वितीय आलसी, तृतीय आलसी, या चतुर्थ आलसी? तो अरे यह कैसा शोरगुल हो रहा है, यह कौन कह रहा है? पहला आलसी बोलता है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है, लगता है घर में आग लगी है, यह किसने कहा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या चतुर्थ आलसी? तो लगता है कि घर में आग लगी है, यह द्वितीय आलसी ने कहा था। ठीक है।
26 नंबर प्रश्न है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम पे भींगा हुआ कंबल डाल दे। अब तो आप समझ ही गए होंगे यह कौन बोला है जी। तृतीय आलसी बोला है, तीसरा आलसी बोला है। और 27 नंबर प्रश्न है कि अरे बचालो कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। यह किसके द्वारा बोला गया है? यह चतुर्थ आलसी के द्वारा बोला गया है। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को अवश्य याद कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपका सब्जेक्टिव भी बन जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। चूंकि हम सिलसिलेवार तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। आप चैप्टर पढ़े भी नहीं होंगे ना, तब भी आप बेहतर तरीके से समझ करके इसको बना पा रहे होंगे। चलिए 28 नंबर प्रश्न, चारों आलसियों को कौन अल्लाह ताला से बाहर निकाला? अब बताइए साथियों, क्या वीरेश्वर निकाले? नहीं। विद्यापति? नहीं। इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। लेकिन जो वहाँ के नियोगी पुरुष थे ना जी, वह चारों आलसियों का केस पकड़े, यानी कि चारों जब बातचीत कर रहे थे, अब घर में आग लग गया है अल्लाह ताला में, अगर उनको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा तो वे लोग तो जल के मर जाएंगे। और फिर उसके बाद वीरेश्वर इन नियोगी पुरुषों को, कर्मचारियों को डांटेंगे। तो नियोगी पुरुष जो है अंदर जाते हैं और चारों आलसियों का बाल पकड़ करके बाहर निकालते हैं। चलिए 29 नंबर प्रश्न, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? घसीटकर, पीटकर, चिल्लाकर या केस पकड़कर? तो चारों आलसियों का केस यानी बाल पकड़ करके बाहर निकाला गया। 30 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों का गति या रक्षक कौन होता है? साथियों, जैसे ही वहाँ के नियोगी पुरुष जो हैं वह आलसियों के, जो मुख्य रूप से चार आलसी थे, उनका केस पकड़ करके, बाल पकड़ करके अलग से बाहर निकालते हैं, तो उनके द्वारा पढ़ा जाता है कि जिस प्रकार स्त्रियों का गति उनका पति होता है, बालकों का गति उनकी माँ होती है, ठीक उसी प्रकार जो इस आलसी व्यक्ति होते हैं उनका गति कोई नहीं होता, केवल दयावान, कारुणिक, दानशील व्यक्ति ही होते हैं। तो स्त्रियों का गति कौन होता है? पति, माँ, आलसी, कारुणिक, दयावान। तो स्त्रियों का गति जो होती हैं वह कौन होती हैं भैया? पति होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न है कि बालकों का गति जो है यानी रक्षक, गति का मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है रक्षक कौन होता है? क्या पति, माँ, आलसी या कारुणिक, दयावान? तो बालकों का जो गति है ना वह माँ होती हैं। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ठीक उसी प्रकार 32 नंबर प्रश्न है कि आलसियों का गति यानी कि रक्षक कौन होता है? ऑप्शन ए पति। नहीं, पति जो होते हैं वह स्त्रियों के रक्षक होते हैं और माँ जो होती हैं बालकों की रक्षक होती हैं। आलसी किसी के रक्षक नहीं हो सकते, लेकिन आलसियों का रक्षक, आलसियों का गति जो होता है कारुणिक या दयावान व्यक्ति ही हो सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। साथियों, हम आज आपका थर्ड चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते थे, हमने उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करवाया। यानी कि लगभग में हम लोगों ने तीसरे चैप्टर से 32 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। अगर आपको यह अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे। साथ ही एक और बात, यहाँ पे जो 24, 25, 26 और 27 नंबर प्रश्न है ना, अगर आप और भी बेहतर तैयारी करना चाह रहे हैं कि हम किसी के टक्कर में न रहें, सबसे आगे रहें, ठीक है, टक्कर नहीं, या तो टक्कर की बात हो गई, हम सबसे आगे रहें, तो यहाँ पे यह जो अरे यह कैसा शोरगुल हो रहा है, लगता है घर में आग लगी है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम पे भींगा हुआ कंबल डाल दे, और अरे बचा लो कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। इसका हिंदी रूपांतरण तो आप लोग याद रखेंगे ही, यानी ये चारों प्रश्न वैसे तो याद रखेंगे ही, लेकिन जो आपकी किताब में संस्कृत में लिखा गया है उसको भी ज़रा देख लेंगे, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि आपकी परीक्षा में पूछ दिया गया है। मुख्य रूप से यह जो 24 नंबर प्रश्न है ना, पहला आलसी वाला, वह ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लेंगे। और फिलहाल हमने सारे प्रश्नों को तो चर्चा कर ही लिया है और आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, हम ऐसा आशा भी करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल हम लोग संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ शाम 7 बजे। तब तक आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।